नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो विज्ञान का 10वां चैप्टर है प्रकाश को जानिए, इस अध्याय को जो है सो आपको विस्तार पूर्वक और इस वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तब आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैप्टर को आप जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड हर क्लास में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर को आप जान जाएंगे तो क्या होगा कि इसके जो अगले अध्याय में जाएंगे, अगले कक्षा में जाएंगे, तो अगले कक्षा में जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्रकाश के बारे में जानना होगा। जैसे कि क्लास 7, क्लास 8 वहाँ भी आपको प्रकाश को देखना होगा। प्रकाश वहाँ भी जो प्रकाश के अध्याय हैं वहाँ भी प्रकाश के अध्याय को आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ भी अभी इस अध्याय को अभी अच्छा से आप पढ़े रहेंगे क्लास 6 में, तब क्या होगा कि क्लास 7 में जो सो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस अध्याय को अच्छा से और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तब आपको क्लास 7, क्लास 8 जो सो दोनों क्लास में जो सो अच्छा से समझ में आने वाला है। तो अगर क्लास 7 और क्लास 8 के जो सो आप देखना चाहते हैं अगर वीडियो इस क्लास के बाद जो सो, तब वो प्ले लिस्ट जो हमारा है चैनल का प्ले लिस्ट है, उसमें सभी वीडियो हमारा अनलेवल क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक का जो सो प्रकाश के बारे में जो आपके अध्याय हैं, इससे रिलेटेड अध्याय हैं, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। तो आप एक बार हमारा चैनल का जो सो प्ले लिस्ट ज़रूर जाके चेक करें। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपने जो सो प्ले लिस्ट जो सो चेक कर लिया होगा, तब आप आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है प्रकाश को जानिए। लाइट क्या है, जैसे लाइट आने की क्या बोल सकते हैं, सूर्य से प्रकाश मिलता है, वो हमारे घरों में बिजली के माध्यम से जो बल्ब जलता है वो, फिर हम लालटेन जलाया जाता है वो, ढिवरी, ये सब जो है हमारे प्रकाश के स्रोत हैं, टॉर्च। ठीक है, अब लेकिन हम आगे देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है हमारे आसपास की दुनिया कितनी रंगीन दिखाई पड़ती है। घर से स्कूल, रास्ते से आप बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे दुकान, फल इत्यादि, साइकिल, ट्रक और बहुत से ऐसी चीज़ों को देखते हैं। क्या आप इन सभी वस्तुओं को पुनः अंधकार में देख पाएंगे? और जो वस्तु अभी आप स्कूल से घर आते समय देखते हैं या घर से स्कूल जाते समय देखते हैं, तो क्या ये वस्तु जो आपको दिन में ही दिखाई पड़ते हैं, क्या रात में अंधकार में इसे देख सकते हैं? इसे अंधकार में देखना संभव नहीं है। तो लाइट हमारे लिए कितना आवश्यक है और पृथ्वी के सभी प्राणी के लिए कितना आवश्यक है, वो अभी इस अध्याय को पढ़ के आप समझ जाएंगे। कहा जाता है जब रात्रि में कभी बिजली चली जाती है तो सबसे पहले अंधकार को दूर करने के लिए उपाय ढूंढते हैं और आप बिजली के चले जाने पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए साधारण साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि डिबरी, लालटेन, मोमबत्ती या फिर टॉर्च जलाते हैं। जब हमारे घरों में जो सो बिजली कट जाती है तब क्या करते हैं, या तो आप लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, या तो टॉर्च या जो डिबरी होती है उसे हम लोग जो सो उपयोग में लाते हैं। क्योंकि हमें इससे उसे जलाकर लाइट हमें फिर से जो सो मिल सके। आगे कहा जाता है जलाते हैं ताकि उस कमरे में रखी वस्तु आसानी से देख सकें। इसलिए जलाते हैं क्योंकि जो हमारे आसपास की जो वस्तु रखे हुए हैं वो लाइट के माध्यम से ही दिखते हैं, और अगर लाइट ना हो तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देते हैं। और लाइट के बारे में एक आपको बहुत ही हम अच्छी बात बताने वाले हैं, उस बात को आप समझ कर जो है सो आप पूरा तरह से
आपका दिमाग जो है सो खुल जाएगा। ठीक है, अभी आपको आगे बताएंगे। कहा जाता है क्या हम बिना प्रकाश के वस्तु को देख सकते हैं। इस चर्चा से आप क्या समझ सकते हैं कि हमें अपने आसपास की वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रकाश ना हो तो हमें वस्तु नहीं दिख सकता है। आगे कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में जो सो सहायता करता है। अगर लाइट ना हो तो क्या हमें दिख सकता है? नहीं। अब हम आपको एक लाइट का जो सो मज़ेदार बताते हैं और इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, दो कमरा है, एक कमरा यहाँ है और एक कमरा यहाँ है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो क्या होगा कि लाइट के बारे में आपका आधा कॉन्सेप्ट जो है सो यहीं से खत्म हो जाएगा। मतलब अच्छा से जो डाउट है मन में आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे समझिए, दो कमरा है और दोनों कमरों में जो है सो कुछ वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ भी कुछ वस्तु है और यहाँ रखा हुआ है। अब क्या है कि ये जो कमरा है ये पारदर्शी है, यानी कि शीशा का लगा हुआ है दीवार। ठीक है, आप यहाँ से जो है सो कमरा जो है सो मतलब कुछ डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है और आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। ऐसा है, आप ये कमरा में खड़ा हैं, मान लीजिए कि आप इस कमरा में खड़ा है तो यहाँ से इस कमरे में रखे वस्तु को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और इसका भी शीशा जो है सो जो दीवार है वो पारदर्शी यानी कि कांच का लगा हुआ है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, बात को समझिएगा हमारा। अब जैसे देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, आप मान लीजिए कि आपके रूम में जो सो बिजली नहीं है। ठीक है, यानी कि लाइट नहीं है, लेकिन इस कमरे में जो सो लाइट है। आप यहाँ खड़े हैं तो क्या आप यहाँ से वस्तु को देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं कि इस कमरे में क्या क्या वस्तु रखे हुए हैं, देख सकते हैं। लेकिन वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? कोई भी वस्तु, देखिए सूर्य का प्रकाश या किसी का भी प्रकाश डायरेक्ट ये वस्तु पर पड़ते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और ऑब्जेक्ट से क्या होता है? प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक आता है, परावर्तक होकर हमारे आँखों तक आता है और फिर हमारा आँखों जो है सो इस लाइट को ग्रहण करता है और फिर देखता है कि यह कौन सा वस्तु है, कौन सा नहीं वस्तु है। तो हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण उस वस्तु से प्रकाश जो सो पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर जो हमारे आंखों तक पहुंचती है उसी को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस रूम में जो सो आपका बिजली चला जाता है। ठीक है, तब क्या होता है कि यहाँ जो वस्तु रखा हुआ है आप इसे देख सकते हैं, लेकिन आप एक और कंडीशन देते हैं आपको। लेकिन इस रूम में जो सो बिजली चला जाता है और यहाँ बिजली है। ठीक है, यहाँ लाइट है, तो आप इस शीशा पारदर्शी लगा हुआ है तो क्या आप यहाँ देख सकते हैं? नहीं। तो इससे हम यह समझते हैं कि लाइट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ जो लाइट है और यहाँ लाइट नहीं है तब हम यहाँ से इस कमरे में रखे हुए वस्तु को नहीं देख सकते हैं। लेकिन समझिएगा, यहाँ लाइट है और यहाँ वस्तु है, यहाँ हम हैं। ठीक है, तो हम इस वस्तु को हम देख सकते हैं। यानी कि हमें इससे क्या प्रूफ होता है कि जो वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर जो सो प्रकाश की किरण पड़ना चाहिए। ठीक है, हमारे पर पड़े या ना पड़े, लेकिन जो उस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ना चाहिए तब हम देख सकते हैं। अगर आप अंधेरे में भी खड़ा है तो जो व्यक्ति उजाले में खड़ा है उसे आप देख सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे में और आप उजाले में है, कोई वस्तु जो सो अंधेरे में है और आप उजाले में है तो जो सो आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उससे प्रकाश की किरण जो सो टकरा कर हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि प्रकाश की किरण वहाँ पहुंच नहीं रही है तो आपको दिखेगा कैसे? तो इससे जो सो आप जो सो आधा प्रकाश के बारे में जो सो समझ चुके होंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रकाश के स्रोत। देखिए, आपको एक बात और बताना है कि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इस अध्याय का अगर आप समझ जाएंगे इस अध्याय को तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको मनोरंजन आएगा समझते समझते। ठीक है, देखिए कहा जाता है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत यानी कि प्रकाश में कहाँ कहाँ से मिलता है, स्रोत का अर्थ यही होता है। कहा जाता क्या आप ऐसे स्रोत बता सकते हैं जो पूरी पृथ्वी को उजाला करता है? पहला, टॉर्च, मोमबत्ती, ढिबरी, लालटेन, यह भी हमें प्रकाश प्रदान करता है, परंतु सूर्य प्रकाश का एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है, जबकि टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। देखिए, दो प्रकार के आप जो सो प्रकाश के बारे में देख सकते हैं। एक होता है मानव निर्मित और दूसरा जो सो प्राकृतिक स्रोत। जैसे देखिए, यहाँ देख सकते हैं प्रकाश के स्रोत है, एक मानव निर्मित और एक जो सो प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हमारा सूर्य, तारे और जुगनू, ये सब जो सो हमें प्रकृति के द्वारा हमें प्रकाश मिलते हैं। क्या सूर्य को, तारे को, जुगनू को हम बनाएं? नहीं, लेकिन हम क्या बनाएं? हम बनाए हैं बिजली के बल्ब और टॉर्च और जो सो मोमबत्ती, ये सब हम बनाएं और इससे हम प्रकाश को जो सो क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। यानी कि दो प्रकार की लाइट होते हैं, मतलब होती हैं प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, सूर्य हमारा जो सो क्या है?
मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक स्रोत है। अब आगे देखिए, कहा जाता है वस्तु एवं प्रकाश। हम यह जानते हैं कि सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश से पूरी पृथ्वी को रोशनी कर देता है। जो सूर्य है अपने प्रकाश को पूरे रोशनी से क्या कर देता है, पूरे रोशनी को जो सो पूरे हमें पूरा उजाला कर देता है, और उसी रोशनी को जो सो क्या कर सकते हैं, उसी के कारण से जो सो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा किसी वस्तु को हम देख भी नहीं पाएंगे। सूर्य के प्रकाश के कारण ही जो सो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर आगे कहा जाता है देखिए, हम अपने जानते हैं कि स्वयं नहीं, क्या आप हमारे आसपास की वस्तु जैसे कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे, टॉर्च, ये जो सो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है वह जो सो क्या कहलाएगा, स्वयं से दीप्त वस्तु कहलाएंगे। ठीक है, देखिए आगे बताते हैं। देखिए कहा जाता है, क्या आप इन्हें भी जानिए, थोड़ा इन्हें भी जानिए लिखा होता है उसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है, क्या आप जानते हैं चंद्रमा और ग्रह के पास खुद की रोशनी नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। जैसे देखिए सूर्य यहाँ है, ठीक है, और ग्रह यहाँ होता है, और जो है सो बहुत तारे यहाँ होते हैं। तो सूर्य यहाँ, तो इस पर डायरेक्ट जो प्रकाश की किरण पड़ती है, और यही प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर जो सो, जैसे चांद है, चांद पर प्रकाश की किरण पड़ता है और चांद की किरण जो सो पृथ्वी पर आके पड़ता है। तो सूर्य, चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश की किरण को हमारे पास भेजता है, लेकिन ये भी एक जो सो प्राकृतिक स्रोत है। और तारे भी ऐसे होते हैं। आगे कहा जाता है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे देखिए, दीप्त और अदीप्त वस्तु को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं वह दीप्त वस्तु कहलाएंगे, और वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य हमें प्रकाश व जो खुद उत्सर्जित करके देता है, और सूर्य आ गया, चांद आ गया और जुगनू। लेकिन जो हमारे पास जैसे लकड़ी है और पत्थर है, दरवाजे है, कमरे है, तो क्या इससे हमें प्रकाश उत्सर्जित होती है? नहीं, तो ये हमारे अदीप्त वस्तु हो जाएंगे। ठीक है, तो दो प्रकार की वस्तु होती है अगर प्रकाश के माध्यम से देखा जाए, तो प्रकाश के तरीके से देखा जाए, एक दीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जाता है, अपने आसपास की वस्तु को नीचे बॉक्स में वर्गीकृत कीजिए, दीप्त और अदीप्त। जैसे दीप्त में आ जाएगा हमारा सूर्य, चांद और जुगनू। ठीक है, और अगला जाएगा अदीप्त में आ जाएगा हमारा, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कांच आ सकता है, पत्थर आ सकता है, लकड़ी आ सकता है, यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं सारी वस्तु इसमें आ जाएंगे। अब आगे कहा जाता है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु क्या है। अब हमें पारदर्शी वस्तु के बारे में पढ़ना है, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु क्या है। कहा जाता है, क्या आप ऐसी वस्तु का नाम बता सकते हैं जिनसे होकर प्रकाश पार होती है, थोड़ी बहुत पास होती है और बिल्कुल पास नहीं होती है। इसका उत्तर जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु क्या होता है। क्रियाकलाप को समझिएगा। देखिए, कहा जाता है, 4 के समूह में बांट जाएंगे। अपने विद्यालय के बीच तरह तरह की चीज़ इकट्ठा कीजिए। ठीक है, और हर समूह में कुछ वस्तु देखकर उन्हें इन वस्तुओं को आर पार देखने की कोशिश कीजिए, और अपने प्रेक्षण को नीचे दिए गए सारणी के अनुसार लिखिए। अब क्या कीजिए, क्रियाकलाप में कहने को कर रहा है कि 4 ग्रुप में बढ़ जाइए, और अपने विद्यालय में हर एक वस्तु को उठा के देखिए, जिसके आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, और जिसके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वो सब वस्तु को आप उठा के देखिए। फिर आगे देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। कहा जाता है, इस सारणी को अपने तीन प्रकार की वस्तुओं का समूह प्राप्त होता है। कहा जाता है, एक ऐसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश पारित यानी कि आर पार हो जाती है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे उदाहरण में आ जाता है कांच, पानी, ये सब जो है सो इससे प्रकाश की किरण जो सो आर पार हो जाती है, और इसके हम आर पार देख सकते हैं। अब अगला आता है, ऐसे वस्तु जिससे होकर कुछ प्रकाश पारित होती है एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, पारभासी कहलाता है। यानी कि ऐसा कुछ है वस्तु जो प्राप्त होता है जिससे प्रकाश की किरण जो सो पार होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वस्तु दिखता है, लेकिन धुंधला दिखता है। इसका उदाहरण साफ है तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, अब अगला है, ऐसे वस्तु जो प्रकाश को पारित नहीं होने देती, बिल्कुल नहीं होने देती है, एवं दूसरे वस्तु दिखाई पड़ती है, उसे पारभासी कहते हैं। अपारदर्शी कहते हैं, यानी कि पूरा तरह से नहीं दिखता है तो उसे हम अपारदर्शी कह देते हैं। अब जो सो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इन बातों को मैं हेडिंग कर दिया हूँ। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। ये तीनों को आप याद रखिएगा और इसके उदाहरण भी याद रखिएगा। आपको कोई भी पूछ
लिया जाएगा आपसे प्रश्न कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तु क्या है, तो आप बता सकते हैं अगर आप जानेंगे तो। ठीक है, तो मैं हेडिंग कर दिया हूँ, आप जो सो से आज जरूर रखिएगा। अब आगे देखिए, कहा जाता है प्रकाश का गमन, कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। गमन का अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा कि आप सीधा जा सकते हैं या ऐसा टेढ़ा भी जा सकते हैं। तो प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करती है या जो सो टेढ़ी रेखा में गमन करती है, यही गमन का अर्थ यही होता है। तो देखिए, कहा जाता है हमने देखा है कि खिड़की के शीशों सुबह की सूर्य की किरणें कमरे के अंदर 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 एक सीधी रेखा के रूप में प्रवेश करती है। कि जो प्रकाश की किरण को हम देखते हैं वह हमारे घरों में या खिड़की के माध्यम से जो आती है वह जो सो किस प्रकार आती है, सरल रेखा के रूप में आती है। जैसे कि सूर्य यहाँ तो खिड़की यहाँ, तो इस प्रकार से पूरा सीधी रेखा में आती है, ना कि इस प्रकार से हो के यहाँ आती है। तो प्रकाश का गमन जो सो सरल रेखा में होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होता है। अब आगे देखते हैं, देखिए कहा जाता है प्रकाश की इस प्रकार सीधी रेखा में गमन को क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या नहीं करता, एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है क्रियाकलाप 2 का कहा जाता है एक गत्ते के टुकड़े को पाइप के आकार का बना लीजिए। ठीक है, और कमरे में एक तरह मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखिए। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला स्थिति और दूसरा स्थिति में, यानी कि एक में जो सो सीधा पाइप को लिया गया है और मोमबत्ती को देखा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रकाश सरल रेखा में अगर गमन करेगा तो हमें सीधे पाइप से दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश टेढ़ी रेखा से आते हुए अगर आता है, टेढ़ी रेखा में गमन करता है तो जो सो दिखेगा, और अगर सरल रेखा में दिखाई देगा तो नहीं दिखेगा। यानी कि हमें इससे यह जो सो प्रमाणित हो जाता है कि प्रकाश की किरण जो सो सरल रेखा में गमन करता है। अब आगे कहा जाता है, अब मोमबत्ती को देखते हुए पाइप को थोड़ा सा मोमबत्ती का अब क्या आप मोमबत्ती दिखाई देता है, क्या आपको जो सो मोमबत्ती दिखाई देता है, क्या आप मोमबत्ती दिखाई देता है। अब पाइप को अपनी दाईं और बाईं ओर घुमाइए। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है क्या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। मुड़ी हुई पाइप से प्रकाश के नीचे देखने के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और इससे जो सो प्रूफ हो जाता है, जब क्रियाकलाप के माध्यम से देखा जाता है 2 पाइपों के माध्यम से, एक सीधा पाइप और एक टेढ़ा पाइप से, तो हमें सीधा पाइप से दिखता है, टेढ़ा पाइप से नहीं दिखता है। और इससे जो सो प्रमाणित हो जाता है कि प्रकाश की किरण जो सो बिल्कुल सरल रेखा में गमन करता है। कहा जाता है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करने के गुण को प्रकाश की सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण है, अगर सूर्य यहाँ है तो सूर्य के प्रकाश की किरण इस प्रकार से सरल रेखा में गमन करता है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा में। ठीक है, अब अगला हमारा आता है छाया, कि छाया क्या होता है समझिए। प्रकाश की किरण से जो वस्तु, देखिए छाया को पहली बात समझ लीजिए, जैसे सूर्य का प्रकाश है, समझिएगा एक मिनट, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, जैसे सूर्य यहाँ है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से देखिए सूर्य है, और सूर्य के प्रकाश इस प्रकार से जैसे कि उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, समझिएगा। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो छाया क्या है वो भी आप समझ जाएंगे। और मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ जो सो खड़ा हुआ है, जैसे कि कोई वस्तु है, ये मान लीजिए एक तरह से यह वस्तु है। ठीक है, तो इस तरह से एक वस्तु है, तब क्या होगा, इसका छाया जो सो यहाँ आपको बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकाश की जो रेखा होती है, प्रकाश के मार्ग में जो बाधा डालती है, प्रकाश उस वस्तु को छाया बना देता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये बनता है कि वैसे वस्तु जो प्रकाश के मार्ग में बाधा डालती है, प्रकाश की किरण उसका पीछे छाया बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण जो सो यहाँ पड़ेगा तो इसका छाया पीछे बन गया, और इससे होते हुए आगे प्रकाश की किरण बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसका छाया यहाँ बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो छाया को समझ लिया आपने, लेकिन अब जो सो अब किताब में क्या लिखा हुआ ये समझिएगा। देखिए, कहा जाता है जब कोई पारदर्शी
क्या अपारदर्शी वस्तु, यानी कि जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। हाँ, और छाया किस किस वस्तु का बनता है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है और जिसके आर पार जो सो प्रकाश की किरण नहीं जाता है, उसे हम जो उसी का छाया बन सकता है। अर्थात शीशे का छाया थोड़ी बन सकता है, क्योंकि शीशे से प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है, प्लास्टिक से हो जाता है, पानी से हो जाता है, लेकिन जो वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता उसी का छाया बन सकता है। देखिए वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि आप इस अध्याय को अगर आप समझ लेते हैं क्लास तो 6 में समझ लेंगे तो क्लास 7 क्लास 8 में आपको जो सो पूरा जो सो समझने में ईजी लगेगा। और अगर आप यहाँ नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही परेशानी लगेगा समझने में। अब देखते हैं, देखिए कहा जाता है कुछ अपारदर्शी वस्तु एकत्र कीजिए। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में ज़मीन से एक ऊंचाई पर रखिए और पकड़िए। अब आप कागज़ लेकर ज़मीन पर बिछा दीजिए। कोई अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया ज़मीन पर बिछाए कागज़ के शीट पर बने। और आप आगे कहा जाता है अपने किसी दोस्त से उस छाया को बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए और इस प्रकार अन्य वस्तुओं को छायाओं की बाहरी रेखा खींचिए। अब दूसरे मित्रों से उन आकृति को पहचानने के लिए कहिए। आप किन्हीं आकृति को पहचान पाएंगे। हम छाया कब और कहाँ दिखाई पड़ता है? क्या आपको उस समय की कोई छाया दिखाई देती है जब किसी कमरे में प्रकाश का स्रोत होता है? ऊपर दिए गए उदाहरण में से हमें प्रतीत होती है कि छाया देखने के लिए कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु को जरूरत पड़ती है और इससे अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये बनता है कि छाया उसी वस्तु का बनता है जो अपारदर्शी वस्तु होता है, जिसके आर पर प्रकाश की किरण पार नहीं हो सकता है, उसी का छाया बनता है। जैसे कि यहाँ छाया देख सकते हैं पेड़ का बन रहा है, तो पेड़ से जो सो प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से प्रकाश की जो मतलब पेड़ का जो सो छाया बन जा रहा है। अब ऊपर से प्रकाश दे या नीचे से दे, इस प्रकार से दे, लेकिन इसका छाया बन रहा है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है आप अपने आसपास बहुत से ऐसे घटनाएं देखते होंगे जिनसे अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश को रोका जाता है। और गर्मी के दिनों में हम हमेशा पेड़ की छाया का आनंद लेते हैं और इसमें पेड़ सूर्य का प्रकाश को उस जगह आने से रोक देती है। पेड़ क्या करती है? प्रकाश की किरण को उस जगह आने से रोक देती है, तो वहाँ उसका छाया बन जाता है। सीधा अर्थ यही है। और आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकाश का छाया किन वस्तु से बनता है? जिन वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता, यानी कि अपारदर्शी वस्तु से, पारदर्शी वस्तु से नहीं। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु से ही बनता है। अब अगला क्रियाकलाप देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है इस क्रियाकलाप को अंधेरे में करना होगा। ठीक है, जो क्रियाकलाप आपको आगे बताया जा रहा है। कहा जाता है एक कमरे को पूरी तरह अंधेरा कर लीजिए और एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट ले लीजिए और टॉर्च को जमीन के समीप ले जाएं और ऊपर की ओर इस तरह जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश उसके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। यदि अपने मित्र के पीछे दीवार अथवा अन्य कोई वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर का छाया दिखाई देगा। अब किसी अन्य मित्र के द्वारा गत्ते को सीट से अपने मित्र के पीछे पकड़ने को कहिए और सीट को जो रखिए और आपका मित्र का छाया आकार भी ध्यान कीजिए। जैसे समझिए आपका यहाँ एक मित्र है, पहला मित्र, दूसरा मित्र यहाँ है और तीसरा मित्र उसका पीछे, दूसरा का पीछे। पहला मित्र क्या हुआ है? टॉर्च लिया हुआ है और दूसरे मित्र के फेस पर मार रहा है। अब उसका पीछे जो सो छाया बन रहा है और तीसरा मित्र एक गत्ता लेकर, यानी कि एक कागज़ का जो सो कूट लेकर खड़ा है, उसका छाया पीछे उस पर बन रहा है। यानी कि क्या कर रहा है दूसरा मित्र? क्या कर रहा है कि प्रकाश के रास्ते में जो सो क्या बाधित होकर खड़ा हो जा रहा है, जिसके कारण से उसका छाया पीछे बन जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका छाया बनता है। लेकिन अभी आपको आगे बताया जाएगा छाया और प्रतिबिंब में बहुत ही अंतर होता है। तो इस प्रकार से मित्र का उसका छाया बन रहा है। अब आगे देखिए कहा जाता है हम देखते हैं कि जब वस्तु पर्दे से दूसरी ओर होता है तो छाया का आकार बढ़ जाता है और वस्तु पर्दे से होने पर छाया का आकार छोटी हो जाता है। कभी कभी तो छाया हम सभी वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर देती है। कभी कभी जो छाया बनती है वस्तु हम सभी को भ्रमित भी कर देती है कि वैसा चीज़ है या ना है। तो आगे देखिए कहा जाता है नीचे कुछ छाया की आकृति दिखाई गई है और इसे हमें अपने हाथों से बनाकर विभिन्न जानवरों की छाया होने का भ्रम देती है। जैसे कि इस छाया को अगर आप देखेंगे
तो आपको भ्रमित हो जाएगा। फिर इस छाया को देखेंगे, ये सब छाया आप भ्रमित हो जाएंगे अगर देखते हैं तो, लेकिन ये वैसा वस्तु होता नहीं है, लेकिन छाया के माध्यम से आपको दिखाया जाता है तो आप भ्रमित हो सकते हैं इस वस्तुओं से। अब आगे कहा जाता है, आप भी ऐसे छाया की आकृति बनाकर आनंद लीजिए। क्या छाया का रंग वस्तु के रंग की तरह बदलता है? इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप फिर से करते हैं कि जो छाया बनता है तो जिस प्रकार वस्तु का रंग होता है उसी प्रकार छाया बनता है। अब आगे क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कहा जाता है रंग बिरंगे कुछ वस्तु लीजिए, टॉर्च के माध्यम से पर्दे की छाया बनाइए। अब छाया के रंग पर ध्यान दीजिए। एक टॉर्च को बारी बारी से रंगीन कागजों लपेटे कर छाया बनाने की कोशिश कीजिए। इस रंग प्रकाश को छाया देखकर उन रंग का बताइए, और प्रत्येक परिस्थिति में आप देखेंगे कि छाया का रंग काला ही होता है। आपने रंग बिरंगे तितली की काली छाया देखी होगी। आइए कैमरा बनाएं। आने की कहने का अर्थ ये है, इस क्रियाकलाप के कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी वस्तु का अगर छाया बनते हुए देखते हैं तो वह जो सो ब्लैक ही बनता है, यानी कि काला ही बनता है। वो कितनों ही रंगीन क्यों ना हो, रंग बिरंगा कितनों लाल ब्लू पीला हरा कुछ भी हो, लेकिन उसका छाया जो सो काला ही बनता है। अब आगे देखिए, कहा जाता है आइए कैमरा बनाएं। आप सोच रहे होंगे कि कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत से जटिल सामग्रियों चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा बनाएंगे तब ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ कैमरा बनाएंगे, लेकिन कुछ अलग तरह का कैमरा। देखिए क्रियाकलाप 5वां, कहा जाता है 2 गत्ते के बॉक्स लीजिए जिसमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके, ठीक है। इस प्रकार से एक बॉक्स लेना ये और एक दूसरा ये, और एक दूसरे के अंदर जो है सो खिसक सके, इस प्रकार से लेना है, ठीक है। देख लीजिए, और इधर से ये खिसक सके। अब आगे कहा जाता है दोनों बॉक्स लेकर एक इसके दूसरे छोटे फलक बीचों बीच एक छोटी छिद्र बनाइए और बॉक्स के दूसरे फलक को एक वर्गाकार आकृति काटिए, और इस काटे भाग के ट्रेसिंग पेपर और पारदर्शी पर्दे चिपकाकर ढक दीजिए, और छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर अब आ जाए, और सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार किया। और यानी किस प्रकार की कैमरा बनाइए, और नहीं भी बनाते हैं, प्रयोग नहीं भी करते हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे आप सिर्फ प्रयोग को समझ लीजिएगा। अब आगे कहा जाता है सूची छिद्र कैमरा के बॉक्स के खुले हुए सिर को देखिए और अपने सिर तथा सूची कैमरे को काले रंग वाले कपड़े से ढक दीजिए, और आप आसपास की वस्तु को सूची छिद्र कैमरे से देखने का प्रयत्न कीजिए। अब छोटे बॉक्स की सूची छिद्र में बड़े बॉक्स के आगे तब तक खिसकाए जब तक कि दूसरे छोर पर लगे हुए टेनिस पेपर का तस्वीर ना मिल जाए। क्या सूची छिद्र कैमरा के प्रतिबिंब छायों से भिन्न होता है? हाँ। अब आगे समझिएगा, सूची छिद्र कैमरा से बने प्रतिबिंब कुछ विशेष, इसकी कुछ क्या विशेषता आती है जो ये कैमरा आपने जो सो बना के तैयार किया क्रियाकलाप के माध्यम से, इसका क्या जो सो आपका रिजल्ट मिला ये समझिएगा। कहा जाता है सूची छिद्र कैमरा से बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है, ठीक है। इससे बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और इससे बने प्रतिबिंब वस्तु के रंग दिखाई देता है, और सूची छिद्र कैमरा से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा और बड़ा वस्तु के आकार से भी हो सकता है। और सूर्य ग्रहण के समय सूची छिद्र कैमरा का प्रतिबिंब देखना चाहिए। हमें सूर्य के सीधी कदाचित नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों को लिए घातक और अत्यंत घातक हो सकती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे जो सूर्य ग्रहण लगते हैं उस सूर्य ग्रहण को जो सो हमें किसी सूची छिद्र जो सो कैमरे से देखना चाहिए, ना कि सीधा आँख से। डायरेक्ट अगर आप नेत्र से देखते हैं तो आपके आँख पर जो सो हानि पड़ सकता है। अब आगे कहा जाता है प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे गुजरते हैं जिससे ढेरों पत्तियाँ होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। क्योंकि सूर्य के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश है वो कुछ प्रकाश जो सो नीचे आ पाते हैं, इस कारण से
पत्ते के होके कुछ आ पाते हैं, इस कारण से धब्बे दिखाई देते हैं। अब आगे कहा जाता है पत्तियों के बीच में खाली स्थान सूचित छिद्र की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला हमारा आता है दर्पण तथा परावर्तन, कि दर्पण क्या है और परावर्तन क्या है, थोड़ा सा इसे भी समझिएगा। दर्पण तथा परावर्तन, आप अपने घर या सैलून के दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण से अपना चेहरा देखते हैं या वास्तव में आपके चेहरे का परावर्तन कभी कभी हम तालाब अथवा नदी के पानी में पेड़, बिजली और खंभे का अन्य वस्तुओं को परावर्तन देखते हैं। और जिस तरह हम किसी गेंद की दीवार पर फेंकते हैं और वह टकराकर तुरंत वापस आ जाती है, इसी तरह से जब प्रकाश एक वस्तु की सतह पर पड़ती है, वह वस्तु प्रकाश की किरण को वापस कर देती है और जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से दर्पण के परावर्तन को समझें। देखिए, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब जो सो बन रहा है मिरर पर, दर्पण पर, तो कैसे बनता है समझिएगा। जैसे कि एक दीवार है ये, ठीक है, ये दीवार है और इस दीवार पर जो सो क्या होता है, आप जब गेंद को फेंकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आप गेंद को क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो आप गेंद को जो जैसे ही फेंकते हैं तो क्या होता है, वो टकरा कर जो सो हमारे हाथों में आ जाता है। इसी प्रकार प्रकाश की किरण जो है जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसका तुरंत प्रतिबिंब जो है सो वहाँ बना देता है, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो बनाने लायक होता है। जैसे मिरर पर तुरंत ही उसका प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, अब आगे हम इसके क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्रियाकलाप 6 है। कहा जाता है यह क्रियाकलाप अंधेरे कमरे में कीजिए और बिना अंधेरे कमरे का क्रियाकलाप नहीं होगा। कहा जाता है अपने एक मित्र से कहिए कि वह एक हाथ दर्पण से लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए और एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़ा हो जाए और टॉर्च से कांच की अंगुलियों के बीच जगह छोड़ें और हुए ढक लीजिए और तथा टॉर्च से जलते हुए टॉर्च की किरण को आप अपने मित्र के द्वारा पकड़ लीजिए और दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देख पाते हैं? इस प्रकार कमरे के अन्य वस्तु पर टॉर्च की किरण को समायोजित कीजिए और प्रकाश के धब्बे कमरे के दूसरी जगहों पर पड़ते हैं और इस क्रियाकलाप से हम समझते हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रकाश की दिशा को दर्पण से परावर्तित करती है। समझिएगा, जैसे कि देखिए, पहला मित्र यहाँ है, दूसरा मित्र यहाँ और तीसरा यहाँ है। जब पहला मित्र दर्पण टॉर्च के माध्यम से जब दर्पण पर प्रतिबिंब मार रहा है तो क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब प्रकाश की किरण जो सो टकरा कर दूसरे ओर चला जा रहा है। जैसे ये दर्पण है और दर्पण पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश या टॉर्च के प्रकाश आ रहा है तो इस प्रकार से आ रहा है और इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। और आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण जो सो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से जो सो रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाता है। जैसे कि मान लीजिए 50 डिग्री के कोण से बनाते हुए आता है तो ये 50 डिग्री के कोण से बनाते हुए जाएगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो सो दोनों बराबर होता है। ये आप अगले कक्षा में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में या अगले कक्षा में पढ़ेंगे जब उच्च कक्षा में जाएंगे। तो ये प्रकाश की परावर्तन की जो सो कुछ हमें स्थितियां दिखाई जा रही है। ठीक है, अब हम आगे एक और क्रियाकलाप करते हैं। कहा जाता है एक थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे और किनारे पर दर्पण लीजिए। ठीक है, दर्पण लीजिए और आगे कहा जाता है दर्पण तथा कंघी के बीच एक रंगीन शीट बिछाइए और इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए तथा कंघी के सामने टॉर्च के प्रकाश को किरण डालिए। और क्या हम दर्पण के परावर्तन होकर प्रकाश देखते हैं? और इस क्रियाकलाप से हम क्या समझ पाते हैं? प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करता हुआ किस प्रकार दर्पण के परावर्तन होता है? और इस पाठ से हमें प्रकाश के दृश्य से संबंधित को समझ सका और प्रकाश की छाया से बनने का सीधा रेखा गमन के संबंध में इस को समझा और साथ ही प्रकाश की छाया से बनने की क्रिया को विस्तार पूर्वक जाना और प्रकाश की सीधी रेखा में गमन के संबंध में आप अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे। कहने का अर्थ ये बनता है कि इस अध्याय के माध्यम से हम जो छाया कैसे बनता है, प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, कुछ जो कम बातें हैं इस अध्याय के माध्यम से थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में जानकारी एकत्रित की। लेकिन अब अगले कक्षा में जाएंगे, क्लास 6 में भी है, क्लास 7, क्लास 8 में जाएंगे, 9, 10 में जाएंगे तो वहाँ जो प्रकाश के बारे में और आपको अधिक जानना होगा। ठीक है, और इस प्रकार से यह अध्याय जो प्रकाश समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और फिर हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।